मुआला गांव है ये जहां हम लोग चल रहे हैं और यहाँ से जिस भी दिशा में हम जाएंगे तो 150 से 200 किलोमीटर तक सिर्फ जंगल ही जंगल मिलेगा। घनघोर जंगल के बीच में हम हैं और ये डेंस फॉरेस्ट एरिया में बैगा समाज के जो जनजाति लोग हैं वो रहते हैं और यहाँ पर कई और जनजातियाँ भी रहती हैं। यहाँ पर पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, एजुकेशन की दिक्कत है। केंद्र सरकार की योजनाएं यहाँ तक पहुँचती तो हैं लेकिन जिस दमदारी के साथ पहुँचनी चाहिए उस दमदारी के साथ नहीं पहुँचती हैं, लिहाजा उसका अंतिम फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जब हम सरकारी लोगों से बात कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि हमारे कागजों में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जब हम ग्रामीणों से बात कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि हम तक सभी योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। ये जो योजनाओं के पहुंचने और न पहुंचने के बीच का सरकारी गैप है वो भरने की ज़रूरत है और गांव के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन नहीं हो पा रही है। ये एक बड़ी समस्या इस आदिवासी इलाके में बनी हुई है, ख़ास तौर से जो लड़कियां हैं जिनकी आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रही हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये बेहद चिंता का विषय है। सरकार की कौन सी सुविधाएं, कौन सी योजनाएं आप तक पहुंची हैं? हमको लाइट का भी सुविधा होना चाहिए जी। हम लोग अंधाल में रहते हैं। बिल्कुल लाइट नहीं है यहाँ? नहीं, अभी 2 दिन अभी आया था लाइट, फिर चले भी गया होगा। नहीं मिलता हमको लाइट। खम्मा तो लगे हैं ढेर सारे, उधर से आया लाइट। पीएम आवास योजना का लाभ आप लोगों को मिला है? नहीं। किसी तरह की कोई पेंशन गांव में किसी को मिलती है? वो लाडली बहन भी मिलता है तो 2-3 लोगों को मिलता है, नहीं तो गाँव वालों किसी को नहीं मिला है। कुल कितने लोग हैं गांव में आपके? हमारे गांव में 3 लोगों को मिलता है, बस हो गया। और आबादी कितनी गांव की? आबादी कितने लोग हैं? आप जैसे 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 10 लोग हैं? 15-20 लोग। अब क्या बताऊंगा मैं भी अब। हाँ। तो कौन कौन सी सुविधाएं आपको निजी तौर पर मिलती है? आपके जीवन में सरकार के द्वारा कौन सा फायदा हो रहा है? हमको तो कुछ भी अभी तक के फायदा नहीं हुआ, तो क्या बोले। उज्ज्वला गैस योजना आप तक पहुंची है? नहीं। आपके घर में गैस है? नहीं। नहीं है। नहीं। अब बच्चों के पढ़ने लिखने की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो यहाँ आई नहीं है। आते हैं भी सर लोग, कभी का आते हैं तो कहीं 11-12 बजे स्कूल लगाते हैं, 2 बजे नहीं तो चले जाते हैं। ऐसा होता है। ऐसा क्यों वो लोग करते होंगे? ये लोग भी यहाँ नहीं पढ़ाए इनको, हम लोग कहीं दूर पढ़ाए। 7वीं 8वीं पढ़े हैं अभी तो। आप दूर अपने कहीं रिश्तेदार हैं वहाँ ले जा करके। आप बताइए, आप किस क्लास तक पढ़े हैं? 7वीं तक पढ़े हैं हम। अच्छा, अभी पढ़ाई चल रही है कि नहीं? हो। तो कहाँ जाना, कितनी दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? मेरी बहन वहाँ गई है, वहाँ जाती ककटोला। कितने किलोमीटर है यहाँ से? बहुत दूर है। दूर है जी। दूर है। हाँ, दूर है। तो आने जाने का कोई साधन मिलता है आप लोगों को? साधन कुछ नहीं। साधन कुछ नहीं। तो इलेक्शन होगा, वोटिंग के लिए बूथ आपके गांव के आसपास बनता है? नहीं। तो कहाँ पर वोट डालने जाती है? नहीं, अभी पहले बार डाले थे, अब बीच डाले हैं। जब ऊबर आया था पेटी यहाँ, उसके बाद में नहीं तो फिर चिकला झोड़ी जाते थे वोट डालने के लिए। तो क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जिसको आपको लगता है कि ज्यादा काम करेगी? हमको लाइट का भी सुविधा होना चाहिए, पानी का भी होना चाहिए। हम अभी कुआं अभी सब बिगड़ गए। हम बोर है तो ठीक हो गया, वो कहते हैं कि अभी बोर खींच रहा है पानी करके। अब बोर बिगड़ गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे पानी के लिए? ये भी सुविधा नहीं है हमारे लिए। कहाँ जाएंगे? नाले में जाएंगे पानी के लिए। ये बड़ा नाला गया है उधर, वहाँ जाते हैं फिर पानी के लिए। तो किस नेता, किस पार्टी से आपको उम्मीद है? अब किसको बताएं तो जी। वोट डालेंगे आप? हाँ, डालेंगे। वोट डालेंगे। हाँ। यानी लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है
शिकायतें तमाम हैं, लेकिन लोकतंत्र पर भरोसा है। वोट डालने के लिए ये आदिवासी परिवार तैयार है, लेकिन शिकायतें हैं कि थमने का नाम नहीं लेती हैं। अगर हम बात करेंगे अलग अलग योजनाओं की, तो जो योजनाएं हैं इन ग्रामीणों के पास आधी अधूरी पहुंच रही हैं, कुछ योजनाएं पहुंचती हैं और ज्यादातर योजनाएं नहीं पहुंचती हैं। बिजली तक का संकट है, रात में अंधेरे में रहना पड़ता है। आप लोगों को यहाँ पर किसी तरह का डर भी है? डर भी लगता है ना जी, अब अंधारे में रहते हैं तो डर लगता है। अब बिजली नहीं रहती तो कैसा करेंगे? जंगली जानवर भी आते हैं यहाँ पे? आते हैं जी, अब कभी अब रात भी काल। अब गाय ढोर हमारे गांव में उतने सारे थे, अभी नहीं है एक भी। हमारे घर में कितने सारे गाय थे, भैंस थे, क्या हुए? सब जंगली जानवर खा गए। कौन सा जानवर आता है यहाँ पे? तेंदुआ आता है सबसे ज्यादा, बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, उनको लेके भाग जाता है, कुछ करता है। कभी ऐसा हुआ कि किसी इंसान के बच्चे को लेके गया हो? इंसान के बच्चे को नहीं ले गए। तो आप लोगों को नक्सलियों से भी कोई डर है? नहीं जी, अभी तो नहीं, हमको ऐसा मिलच नहीं है तो क्या बोले हम। कभी आए होंगे तो नहीं मालूम, हम थे जब नहीं थे, हम देखे नहीं है ना अभी। ना सुनते हैं कि नक्सली हैं यहाँ पे? नहीं है यहाँ पे, हम देखे नहीं है ना। हम हमारी जिंदगी में अब देखे होंगे तो अब नहीं दिखे हैं, अब देखे होते तो अब बताते आप। नक्सली जो हैं वो ये गांव वालों तक कोई मैसेज पहुंचाते हैं कि किसको वोट देना है? नहीं जी, नहीं नहीं, ये पता नहीं हमको, हमको अभी भी पता नहीं। तो किस नेता को आप जानती हैं? कौन कौन से नेता हैं देश में? अब उनके नेता के बारे से तो नहीं जानते जी। बीजेपी में सबसे बड़ा नेता कौन है? अब कौन है तो नहीं मालूम हमको। प्रधानमंत्री इस देश का कौन है? उतने नहीं जानते तो क्या बताएं हम जी। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ का, मध्य प्रदेश का? अब उतने जानते तो बताते। आप तो 7वीं तक पढ़े हैं, बताइए प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हाँ, ये हुई ना बात। और मुख्यमंत्री कौन है? मेरे को पता नहीं है सर जी। मुख्यमंत्री नहीं पता? नहीं। अच्छा। और शिवराज सिंह चौहान को जानते हैं? ओ, जानते हैं? ओ। कौन है? ये क्या कहते हैं, नाम नहीं आ रहा है मुझे। डॉक्टर मोहन यादव का नाम सुना है? नहीं, उसका नाम नहीं सुना है। नहीं सुना। नहीं। और कांग्रेस के किसी लीडर का नाम सुना है? नहीं नहीं, उसके नाम तो नहीं सुने हैं। हम ज्यादा लाइट नहीं आती ना तो हम टीवी देखते थे। तो ये जो इलाका है नक्सल प्रभावित इलाका है, तो कितना खतरा रहता है यहाँ पर नक्सलियों का? अभी तो 20 साल हो गए, पता नहीं लग रहा है मुझे। पहले थे। अभी भी कॉम्बिंग होती रहती है पुलिस की सर्चिंग होती रहती है? नहीं, पुलिस वाले तो नहीं आए हैं। नहीं। लेकिन ये सड़क नक्सलियों के कारण नहीं बन पा रही है? पता नहीं, लंबे समय से नहीं बन पा रही। हाँ। तो इलेक्शन में नक्सलियों की ओर से गांव पर कोई दबाव आता है? नहीं आता, नहीं आता, नहीं। और नक्सलियों का डर बना रहता है यहाँ पे? नहीं, उतना डर तो नहीं है, डर नहीं है उतने। 20 साल हो गए, आई भी नहीं इधर, दिखते भी नहीं। कभी कोई आसपास वारदात सुना नक्सलियों का? नहीं, उधर लांजी साइड सुने। लांजी साइड? हाँ। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? पता नहीं, अपन ने देखी नहीं। क्या हुआ था लांजी में? पता नहीं जी, जैसे पेपर वेपर में पढ़े थे अपन। तो यहाँ पर सामान्य जो लोग होते हैं उनकी गाड़ियां आती जाती हैं कि नहीं? आती जाती है फॉरेस्ट वालों की। फॉरेस्ट वालों की खाली? फॉरेस्ट वालों की। टूरिस्ट वाला नहीं आता? नहीं। तो हम उस कोर नक्सली इलाके में इस समय मौजूद है जहां पर किसी भी बाहरी के आने की हिम्मत नहीं होती है, और पुलिस भी ये सजेस्ट करती है कि इन इलाकों में कोई टूरिस्ट न जाए, क्योंकि नक्सलियों का भय यहाँ पर इस कदर है कि ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये 10 किलोमीटर इधर जा रही है और उधर भी किलोमीटर जा रही है। आप बताइए ये आगे कितनी किलोमीटर तक जाए? बिंदु से 13 किलोमीटर है खारा। 13 किलोमीटर खारा? हाँ, 13 किलोमीटर। और उसके बाद पक्की सड़क मिल जाएगी? नहीं मिलती, नहीं मिलती। तो ये हाल है कि सड़क किलोमीटर अंदर हमारा गांव है, कुर्सी टोला गई थी।
हाँ। तो कुर्सी डोला गांव से हम कुछ 13 किलोमीटर के आसपास दूर है, लेकिन यहाँ पर जो सड़क है ये बन नहीं पाई है, क्योंकि जब ये सड़क बनाने की कोशिश की जाती है सरकार की ओर से, तो जो सरकारी उपकरण हैं सड़क बनाने के, उन्हें नक्सली जला देते हैं। और पुलिस को ये मालूम है कि अगर यहाँ पर ज्यादा गतिविधि नक्सलियों के मन के खिलाफ होती है तो निश्चित रूप से कोई कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ये सड़क फिलहाल बनाई नहीं गई है, क्योंकि अगर नक्सलियों के मन के विरुद्ध ये सड़क बनाई जाएगी तो इस पर आने वाले पर्यटकों या अन्य लोगों की जान पर खतरा हो सकता है। बालाघाट और आसपास के इलाकों में आज भी मौजूद नक्सलवाद पर बात करने के लिए हमारे साथ बालाघाट के एसपी समीर हैं। सर, किन इलाकों में अभी भी नक्सलवाद बचा हुआ है, नक्सलाइट्स अभी भी सक्रिय हैं? देखिए, बालाघाट का लगभग आधे से अधिक का हिस्सा नक्सलवाद से ग्रसित है, लंबे टाइम से ग्रसित रहा है। और विशेषकर वो हिस्से जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगते हैं, वो हिस्से पारंपरिक रूप से एक्टिव रहे हैं। और अभी पिछले कुछ 5-7-10 सालों में एक नक्सलियों को एक तथाकथित विस्तार रणनीति हमें पता चली, जिसमें इनका प्लान ये समझ में आता है कि बालाघाट के नॉर्थ में मंडला और डिंडोरी के क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ बनाने के लिए इनका एक स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई है। तो टोटल बालाघाट की अगर हम बात करें तो कुल 6 नक्सली दलम हैं जो कि अभी सक्रिय हैं इस पूरे क्षेत्र में, जिनकी संख्या लगभग 60 से 70 करीब हम लोग टोटल मान सकते हैं। और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि कम एक्टिव हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि समय पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और लगभग इस तरह का मूवमेंट बना रहता है। अगर मोटे तौर पर समझना चाहें, क्योंकि एक जो आम दर्शक है वो ये समझना चाहेगा कि मध्य प्रदेश के किन इलाकों में अभी नक्सलवाद बचा हुआ है, और अगर आप बता सकें तो छत्तीसगढ़ में भी किस इंटेंसिटी का नक्सलवाद कहाँ बचा हुआ है? मध्य प्रदेश में तो देखिए, बालाघाट जो है पूरे प्रदेश के 12 सबसे अफेक्टेड जो ज़िले हैं, पूरे देश के 12 मोस्ट अफेक्टेड नक्सल डिस्ट्रिक्ट्स में से बालाघाट उनमें से एक है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का मंडला और डिंडोरी, ये दोनों भी नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में आते हैं, हालांकि इंटेंसिटी यहाँ कम है। बालाघाट सर्वाधिक अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में से है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है, वहाँ के भी कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनको चिन्हित किया गया सबसे अफेक्टेड में। तो कुल मिला के यदि हम लोग समझें तो छत्तीसगढ़ के विषय में बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, पर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अफेक्टेड ज़िला बालाघाट। तो जो बालाघाट में नक्सल की समस्या है, और आप बता रहे हैं कि काफ़ी कम संख्या है, 60-70 लोग ही सक्रिय हैं, तो सिर्फ 60-70 लोगों की वजह से ये अभी तक समस्या बनी हुई? अगर आप नक्सलवाद की रणनीति को जानते हैं, समझेंगे, तो उनका जो वॉरफेयर है वो गुरिल्ला वॉरफेयर है, छुप के वार करने वाली रणनीति है। और हमारे लगातार, जैसे मैं बताना चाहूँगा, 2019 से लेकर आज तक कुल 19 नक्सली हम लोगों ने धराशायी किए पिछले 6 वर्षों के अंदर, अलग अलग इनकाउंटर्स में। परंतु एक तो कि ये संख्या की पूर्ति बस्तर और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से तत्काल हो जाती है, क्योंकि वो उनका एक ऐसा एरिया जहाँ से लगातार रिक्रूटमेंट भी चलते रहते हैं, और पोरस बॉर्डर है, आराम से मूवमेंट इनका लगातार बना रहता है। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं 60-70 की, डेफिनेटली 60-70 नंबर कम दिखता है, लेकिन ये छुप के वार करने वाली रणनीति के कारण और जंगल क्षेत्र बड़ा होने के कारण हम लोग इनको मतलब इतना आसान इनको कंट्रोल करना स्ट्रेटजिकली नहीं रहता है। इट नीड्स अ वेरी प्रॉपर प्लानिंग, वेरी स्पेसिफिक ट्रेनिंग इन एंटी नक्सल वॉरफेयर, तभी हम लोग इन पे कार्रवाई कर पाते हैं। क्या इन लोग सिर्फ अपनी रणनीति के कारण जीत रहे हैं, या इनके पीछे कोई बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी है? किस तरीके से इनकी अपनी क्या स्ट्रेंथ है? देखिए, बालाघाट और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जनरली नक्सलवाद का स्ट्रेंथ पब्लिक रहती है, जो उनकी आइडियोलॉजी है उसके थ्रू पब्लिक जो अट्रैक्ट होती है, वो उनका स्ट्रेंथ है, मूल स्ट्रेंथ। बालाघाट में इनको लोकल सपोर्ट शून्य है, जिसके कारण यहाँ पे जितने भी नक्सली मारे जाते हैं, पिछले 19 नक्सलियों में 1 नक्सली को छोड़कर बाकी सभी नक्सली बाहर के हैं।
चाहे वो सुकमा हो, बस्तर हो, गढ़चिरौली हो। लोकल सपोर्ट इनको शून्य है, ज़ीरो है, इनफैक्ट बहुत ही कम है। सिर्फ डर के कारण गाँव वाले सपोर्ट करते हैं। तो आइडियोलॉजी वाइज सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट सब, जो अवैध वसूली फाइनेंशियल सपोर्ट है वो कुछ हद तक इसीलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में तेंदुपत्ता के माध्यम से ठेकेदारों से वसूली, जिन एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड ठेकेदार बना रहे हैं, उनसे वसूली, ये प्रयास लगातार करते रहते। तो टेरर फाइनेंसिंग डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम लोग का ही बहुत ज़्यादा फोकस है। पिछले 3-4 सालों में तेंदुपत्ता के ठेकेदारों से जो अवैध वसूली होती थी उस पर हम लोगों ने बहुत कारगर रोक लगाई है। तेंदुपत्ता के ठेकेदारों का अभूतपूर्व समर्थन मिला है, हमें अभूतपूर्व सपोर्ट मिला है, और जिसका आउटकम ये है कि उन्होंने खुद अपने डॉक्यूमेंट्स में इस बात को स्वीकार किया है कि जहाँ पर बालाघाट और उसके आसपास के क्षेत्रों से हमें एक बड़ी राशि मिलती थी उसका 10% हिस्सा भी वो वसूल नहीं कर पा रहे। तो नो डाउट टेरर फाइनेंसिंग एक एस्पेक्ट है, बट वी हैव बीन एबल टू कर्ब इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन बालाघाट। देश का एक इंटेलेक्चुअल तबका है जो कहीं ना कहीं नक्सलवाद को मॉरली सपोर्ट करता है और ये कहता है कि भाई उनकी कुछ मांगे हैं वो पूरी नहीं कर रही है सरकार, इसलिए इसको अगर इस तरीके से समझा जाए, क्या इसकी वजह से नक्सलवाद को सिर्फ आज रोका जा सकता है, लेकिन नक्सलवाद एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, उसको पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है? मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी डेमोक्रेसी आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, बट अच्छी बात है कि ये एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कभी भी बैलेट को बुलेट रिप्लेस नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है। बैलेट को बुलेट रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर इनकी जो समस्याएं हैं, कई बार इस पर चर्चा भी हो चुकी है, माओवादियों की जो भी डिमांड्स, जो उनकी समस्याएं हैं इनइक्वालिटी को लेके, एजुकेशन को लेके हैं, उसके लिए सरकार काम करने के लिए तैयार है। आप बालाघाट में देखें, हम लोगों ने पिछले 5 सालों में रोड्स का अनप्रेसिडेंटेड नेटवर्क बनाया है, पुलों के अनप्रेसिडेंटेड नेटवर्क्स बनाए हैं। बट जो माओवादी की रणनीति है, नक्सलियों की जो रणनीति, वो विकास को रोकना है। विकास रोकने से उस क्षेत्र में सुरक्षा बलों का मूवमेंट बढ़ता है और इनका दबदबा, जो उन्होंने एक फेक नैरेटिव क्रिएट करके रखा है, वो उसका बबल फटता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी डेमोक्रेसी की हम लोग बात करें, डेमोक्रेसी में इन एनी केस बुलेट कैन नॉट रिप्लेस बैलेट। वट एवर उनके जो जितने भी इश्यूज़ हैं उनको या तो चुनाव के माध्यम से, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के माध्यम से ही सुलझाना होगा। बुलेट से अगर करेंगे तो उसका भी जवाब हम लोग बुलेट से देंगे। तो आज की डेट में आप लोग किस तरह से निपट रहे हैं, किस तरह से आप लोग उसको कर्ब कर रहे हैं? हाल में लास्ट कौन सी घटना हुई थी जिससे हम इनकी इंटेंसिटी को समझ सकें? देखिए, बालाघाट में एंटी नक्सल की जो स्पेसिफिक यूनिट है, बालाघाट जोन की अगर हम बात करें, बालाघाट और मंडला दो ज़िलों की, तो एंटी नक्सल स्पेशल यूनिट है हॉक फोर्स, जो यहाँ पर मेन एंटी नक्सल यूनिट की तरह डिप्लॉयड है। इसके अलावा हमारे पास केंद्रीय सुरक्षा बल जैसे CRPF है, कोबरा है, इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हमें इन पूरे क्षेत्रों में। हम लोगों ने पिछले 2 सालों में लगभग 7 से 8 नए सुरक्षा कैंप खोले हैं ताकि नक्सलियों का जो फ्री मूवमेंट होता है जंगल में, उसको हम लोग कर्ब कर सके। वहाँ पे हमारे सुरक्षा कैंप बनने से उस पूरे क्षेत्र में हमारा एक प्रभाव बनता है, एरिया डोमिनेट हम लोग कर पाते हैं और लोगों को बता पाते हैं कि ये इनकी जो रणनीति है वो किस तरह से पूरी तरह से फेल है। इट इज़ समथिंग विच शुड बी रिजेक्टेड। उसके अतिरिक्त हम लोग लगातार एरिया डोमिनेशन, सर्चिंग, बॉर्डर पेट्रोलिंग, बॉर्डर समन्वय सामने जिलों के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, गोंदिया के साथ, तो इंटर स्टेट बॉर्डर बैठक हम लोग हर 3 महीने पे करते हैं, सो दैट इंटर फोर्स कोऑर्डिनेशन हमारा बना रहे। इसके अलावा जो अभी रिसेंट एनकाउंटर्स की अगर हम बात करें, जैसा मैंने बताया 2019 से लेकर आज दिनांक तक जो इनकाउंटर्स है उसमें कुल 19 नक्सल जो है कि जो धराशायी किया जा सकते हैं। अब तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा नंबर है ये। बहुत शानदार काम यहाँ पे बालाघाट में सुरक्षा बलों ने किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पिछले 2 सालों की हम लोग बात करें तो 3 अलग अलग तीनों साल में 7 इनकाउंटर हो चुके हैं टोटल, और जिसमें टोटल 12 नक्सली मारे जा चुके हैं। तो हम लोग सुरक्षा बलों का जो मनोबल है डेफिनेटली काफ़ी अप है, बट वी आर प्रोसीडिंग वेरी सेफली, कि हमें पता है कि नक्सली छुप के वार करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी को भी कैसे काउंटर करना है। हमारे जवान इस चीज़ को लेकर ट्रेंड है और सतर्क है। कई एजेंसियों का आपने नाम लिया कि सबका सपोर्ट मिलता है, CRPF, कोबरा, ये सारे कुल कितने जवान एट अ टाइम लगे रहते हैं अपने काम में?
एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मोटे तौर पे? पर मोटे तौर पे आप समझे कि लगभग इस तरह की 30 यूनिट्स, 30 से 35 यूनिट्स हमारी ऑल टाइम। कितने यूनिट में एक यूनिट में सीआरपीएफ की एक यूनिट में जब वो निकलती है सर्चिंग पे तो लगभग 45 लोग रहते हैं। हॉकी एक यूनिट में लगभग 30 लोग रहते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा हमारा जो फोर्स है वो कैंप्स में है। हम लोगों ने जॉइंट कैंप्स भी बनाए हुए हैं छत्तीसगढ़ के साथ और महाराष्ट्र के साथ, जहाँ पे हमारा भी बल है, छत्तीसगढ़ का भी बल है और महाराष्ट्र का भी बल है। तो इस तरह से हमारा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी बहुत स्ट्रांग है। कोशिश ये रहती है कि एक राज्य से दूसरे राज्य का फ़ायदा उठा के नक्सली अनावश्यक अपने मूवमेंट ना कर सकें। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में बचे खुचे नक्सलवाद से निपटने के लिए जो विशेष एफर्ट्स हो रहे हैं उसके बारे में आपने जानकारी हासिल की। हम उन इलाकों में भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह का है ये इलाका। रविकांत, एबीपी न्यूज़, बालाघाट।